Hello guys, my name is Priz Parasar. This is my new channel Study Phobia, and on this channel you will get the videos of class 10th, 11th, 12th of math and physics. Then today हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ पढ़नी है रियल नंबर्स में, रियल नंबर तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा पीछे की टॉपिक्स को कवर करना होगा। पहली हमें रेशनल नंबर कवर करनी होगी। रेशनल नंबर क्या होते हैं ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं एक्चुअली, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। 9th में आपने पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जहाँ पे p और q जो हैं वो इंटीजर हों और q 0 के इक्वल ना हो पाए, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो अगर हम लिखना चाहें इसको थोड़ा डेफिनेशन में, तो इसको हम लिखते हैं द number which can be written in the form of p बाई q, मतलब जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके, इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p and q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q जो हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, और एंड q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर q ज़ीरो हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा फिर, है ना। तो इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन it is called rational numbers। क्लियर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर आप समझ गए होंगे कि जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर हो और q ज़ीरो के इक्वल ना हो, तब वो रेशनल नंबर कहा जाएगा, है ना। इसके एग्जाम्पल कुछ आपको याद होंगे, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल 4 -5, 6/5, ऐसे नंबर्स जो होंगे उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। और इसके बाद रेशनल नंबर्स के बाद जो हमें जानने वाली चीज़ होती है इसमें, वो होती है हमारे पास जो टॉपिक हमें पढ़ना होता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, है ना। इरेशनल नंबर्स में क्या होता है कि वो नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो, जहाँ पे p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, और p और q जो है इंटीजर हो, q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और इसका भी हम लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन। द नंबर विच cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q not is equal to 0, then it is called irrational numbers।
ठीक है, देन इट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स ये होते हैं। ये दो टॉपिक्स हमें क्लियर करने थे रियल नंबर से पहले, क्योंकि रियल नंबर को समझने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो हमने समझ लिया कि रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं रियल नंबर्स पे। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं उसको समझेंगे। उसके बाद इसमें इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, जो जो कॉन्सेप्ट लगने हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी की पार्ट 2 में, फिर पार्ट 3 में उसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी ये पार्ट 1 में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते एक्चुअली जो हमने अभी पढ़ा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनके टोटल कलेक्शन को, जो रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है, उन दोनों के कलेक्शन को हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। एक मिनट, हमने यहाँ पे इरेशनल का एग्जाम्पल नहीं लिखा। एग्जाम्पल इसका इसका हो जाएगा आपके पास √2, √3, √5 एक्सेट्रा। ये भी आपने क्लास 9th में देखा हुआ है। अब रियल नंबर देखते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होंगे? द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल numbers is called रियल नंबर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में जो भी रेशनल भी है और इरेशनल भी, मतलब रेशनल नंबर्स जो होंगे मतलब 4, -3, इस टाइप के नंबर्स जो रेशनल हैं ये भी रियल हैं। और √2, √5 जो इरेशनल है ये भी रियल हैं। पाई ये भी रियल है। तो इस तरीके से ये रियल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर हमारा क्लियर है कि रियल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अपने पास जो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं उसमें से है द फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, द फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक, ये एक इसको आप कॉन्सेप्ट मान सकते हैं, कोई फॉर्मूला मान सकते हैं, या फिर कुछ भी नॉर्मल मान सकते हैं जो आप जानते हैं, इसको पहले से जानते हैं। बस नाम हो सकता है पहली बार आपने सुना होगा, पर आप इसको पहले से जानते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है? द फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed every composite number can be expressed as the product of prime numbers। ठीक है, ये बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है हमारे पास, उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि ये कहना क्या चाहता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 514 है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर है जो कंपोजिट नंबर है, हमें पता है। तो अगर हमें इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है तो
तो हम पहले से जानते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 20, ठीक है, 2 7 ज़ा 14। अब ये किससे जाएगा, अब चेक कर सकते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करें, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 5 से तो हो जाएगा नहीं, 6 से चेक करें, 7 से चेक करें, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक कर लेते हैं इसको, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 से भी नहीं जाएगा। 257 खुद मुझे लगता है कि एक प्राइम नंबर है, तो 257 को हम यहाँ पे ले लेते हैं, और 257 लेने के बाद यहाँ पे हम ये 1 सा, तो देखो इसको 2 इंटू 257, ठीक है, ये प्राइम दो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में प्रोडक्ट में लिखा गया ये। ऐसे ही अगर हम 128 ले लेते हैं नंबर, एक नंबर हम लेते हैं 128, तब क्या होगा, 2 से इसको करेंगे 64 आएगा, फिर 2 से ये 32 आ जाएगा, फिर 2 से ये 16 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 2 से ये 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से 1 आ जाएगा, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो अब हम ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए, यहाँ पे लिख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे इसको हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को। यही बताता है हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, वो हमें यही बताता है कि हम ऐसे में लिख सकते हैं। और इस तरीके से ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल के हम जो है किसी भी दो नंबर का एलसीएम या एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी अभी सीखेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है। तो ठीक है गाइज, अब हम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ चुके हैं। अब उसके हेल्प से हम एलसीएम या एचसीएफ कैसे किसी चीज़ का निकालते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लो कोई भी दो नंबर लेते हैं, जैसे अपने पास दो नंबर्स हैं, मैंने बोला पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपको पहले से भी मुझे लगता है कि आता होगा, तो आप कर लेंगे। इसमें दो नंबर्स हम लेते हैं, कोई भी दो नंबर्स मान लो हमने ले लिया, एक नंबर है हमारा 20 और एक नंबर है हमारा मान लो 60 या फिर 64, ऐसा हमने नंबर ले लिया, दो नंबर ले लिया हमने, ठीक है। तो हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमसे बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि हम किसी भी नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका करेंगे तो 2 से 10, ये 2 से फिर से 5, फिर 5 से 1, ऐसे ही इसको करेंगे 2 से, तो 2 से 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे 16, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 8, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 4, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 2, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 1। जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या आया, अगर 20 के प्राइम फैक्टर्स हम देखें या प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स हम देखें, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आया अपने पास, ठीक है। और अगर हम 64 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स देखें, तो यहाँ पे कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इस तरीके से आ गए हमारे पास। अब हम इससे एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले मान लो निकालना है एलसीएम, उसके बाद निकालना है एचसीएफ, ठीक है। पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में एक्चुअली क्या होगा, आप ऊपर वाले के सबसे फर्स्ट नंबर को पहले देखो,
ऊपर वाले का फर्स्ट नंबर है अपने पास 2। अब हम देखेंगे कि 2 कहीं नीचे है कि नहीं है, तो 2 हमें जस्ट इसके नीचे मिल जाएगा, मतलब ये दोनों कॉमन है ना, कॉमन है इसमें। तो जो भी कॉमन होंगे उनमें से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो भी ये दोनों कॉमन है अपने पास, ये और ये, तो इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब दूसरा वाला 2 देखेंगे, ऊपर का दूसरा वाला 2 देखेंगे, इसके नीचे जो है, नीचे वाले में और कोई 2 है क्या इसके अलावा? अब ये हट गया, तो इसके अलावा ये 2 है अपने पास, तो इसमें अब ये दोनों में दोनों ही कॉमन है, तो इसमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब देखेंगे कि 5 इसके बाद है, और 5 इसमें कहीं है क्या? नहीं है 5, देख लो, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो जो भी कॉमन नहीं है उसको एज इट इज लिख देना है, पहले मतलब एक फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर्स में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम। तो देख लो यहाँ पे कॉमन और कौन कौन नहीं है, अब 2 2 2 2, 4 बार 2 है, और इसके जैसा ऊपर कॉमन कोई नहीं है, तो पहले 4 बार 2 लिख लेंगे, और उसके बाद ये वाला 5 लिख लेंगे। मतलब हमें करना ये है एलसीएम में कि जो जो कॉमन है उसमें से एक एक बाहर कर लेना है, और जो जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज हमें लिख देना है, ठीक है, क्लियर। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, और 64 64 5 जा 64 5 जा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, 64 5 से निकालेंगे, 5 4 से 20, 0 2 कैरी, 60 6 5 से 30, 30 और 2 32, ठीक है। ये आ गया हमारा एलसीएम, क्लियर। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम निकालने जा रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में हम देखते हैं कि कॉमन कौन सा है, सेम वैसा ही देखना है कि कॉमन कौन सा है। यहाँ पे भी 2 और 2 ये कॉमन है, तो इसमें से एक 2 बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो एक 2 बाहर कर लेंगे इसमें से। अब ऊपर जो है वो नीचे नहीं है, और जो नीचे है वो ऊपर नहीं है, मतलब अब कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें सेम नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ निकालते समय इन सबको छोड़ देना है, ठीक है। मतलब अगर कॉमन है तो उसको ले, उसमें से एक बाहर कर लेना है, और नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। हमने छोड़ दिया, अब इसके बाद से ये कुछ नहीं लिखना, अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 2 जा 4, ये आ गया हमारे पास एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन करके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब अगली चीज जो हमें इसमें पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि भाई एक रिलेशन होता है अपने पास, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन कुछ खास नहीं होता, एक्चुअली होता ये है कि जिन दो नंबर्स का हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं, है ना सॉरी, जैसे मान लो कि जिन भी दो नंबर्स का हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं, वो दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब जिन दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम या एचसीएफ निकाला है, वो दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट कर दें तो वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए ये रिलेशन हमसे कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम इससे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अपने पास है, मान लो एक नंबर है 20, पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही ले लेते हैं, 20 और 64, ठीक है। फर्स्ट नंबर है अपने पास 20 और दूसरा है 64, और इसका HCF हमें गिवन है, ठीक है। इसका HCF हमें गिवन है 4, हमें पता भी है कि HCF 4 आ गया है, और मान लो यहाँ पे गिवन है, और इन्हीं तीनों को यूज करके हमें LCM इसका निकालना है, ठीक है। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करके यहाँ पे हम इसका LCM जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देख लीजिए।
इसको हम इसमें पुट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 20 × 64, 20 × 64 इनके प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM × HCF। तो LCM तो हमारे पास है नहीं, तो LCM को LCM ही रखना है, और HCF हमें गिवन है 4, तो यहाँ पे 4 रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज इस 4 को यहाँ पे सेम ऐसे रखते जाते हैं। 20 × 64 इज इक्वल टू LCM, और ये जो मल्टीप्लाई में 4 है इसको इधर भेजें, अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब LCM इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो फिर से 320 आ जाएगा, जो हमारा पहले आया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले आया हुआ था हमारे पास 320। ठीक है, तो वही आ गया ये, है ना। तो इस तरीके से इसको यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं LCM। या हो सकता है आपके पास 3 चीजें कोई भी दी हुई हो और एक चीज पूछ लिया हो, जैसे मान लो LCM HCF दोनों दे रखा है और एक नंबर दिया है, एक आपसे पूछ रहा है, तो वहां पे भी आप फाइंड कर सकते हैं। या आपको LCM दे दिया, दोनों नंबर दे दिया, तो HCF आपसे फाइंड करवाया जा सकता है। ठीक है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए ये रिलेशन को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ इसमें आती है आपके इसमें चैप्टर में, वो ज़रा देख लेते हैं हम। तो लास्ट चीज़ अपनी आती है प्रूविंग इर्रेशनल नंबर्स। प्रूविंग इर्रेशनल नंबर्स, ये एक कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको NCERT में दिखेंगे और आपको सॉल्व करने होंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये सीखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब प्रूविंग इर्रेशनल नंबर पे चलते हैं और इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास है कि √2 है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है कि नहीं है। प्रूव √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो वैसे तो अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ये हमें पहले भी इससे भी पता है, इसलिए हम यूज भी करते आ रहे हैं इर्रेशनल नंबर में। बट अब हमसे बोला जा रहा है कि इसको प्रूव करना है कि इर्रेशनल नंबर कैसे है, आप प्रूव कर दो इसको। हमने कहा ठीक है, प्रूव कर देते हैं। तो प्रूव करने के लिए, अच्छा अब इसमें प्रूव करोगे तो यहाँ पे मान लो आप किसी से बहस कर रहे हो, एक बोल रहा है कि नहीं ये रेशनल है और आप बोल रहे हो कि ये रेशनल नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये समझो कि सामने वाला बोल रहा है कि ये रेशनल है और आप बोल रहे हो कि ये रेशनल नहीं है। ठीक है, और तो ऐसा बोलोगे कि, तो आपको मतलब प्रूव करना है कि दिस इज नॉट रेशनल नंबर। अगर ये आपको ये प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये इर्रेशनल होगा, ये आपको भी पता है। तो आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामने वाले की बात को अज्यूम कर लेते हैं। मान लो कोई अगर बोल रहा है कि नहीं ये रेशनल है, तो ठीक है हम उसकी बात को मान लेते हैं, और उसकी बात को मानने के बाद सारी प्रॉपर्टीज जो रेशनल नंबर की होती हैं उसमें ये प्रूफ करवा के देखते हैं। अगर वो सारी प्रूफ हो जाती हैं तो रेशनल है, अदरवाइज रेशनल नहीं है, मतलब इर्रेशनल है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट अज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। इसको हम रेशनल मानेंगे, जो सामने वाला कह रहा है कि ये रेशनल है, हम इसको रेशनल मानेंगे और रेशनल की सारी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो √2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो मतलब √2 को हम √2 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 को, है ना, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि a एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम को समझे पहले। को प्राइम ये होता है कि इन ये दोनों डिवाइड में हैं, तो को प्राइम होने का मतलब ये है कि 1 के अलावा
ये किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, ये जो है किसी और मतलब कोई और नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे, इनका कोई भी अब कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, 1 के अलावा। तो अब देखते हैं कि है कि नहीं है। अब यही हमें चेक करना है कि ए को भी एक बार चेक करेंगे, एक बार बी को भी चेक करेंगे कि कोप्राइम है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे बी को इधर शिफ्ट करते हैं अपन, √2, बी को यहाँ करेंगे शिफ्ट और इधर ए रह जाएगा, ठीक है। अब हमें अगर आगे कुछ भी सॉल्व करना है तो पहले इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे मतलब रूट यहाँ पे √2b इसका स्क्वायर, और इधर a जो है हमारे पास इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का हम कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो √2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा हमारे पास, और जब b का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही a का स्क्वायर जब किया जाएगा तो a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। अब सोचो, a को पहले चेक करते हैं कि ये कोप्राइम है कि नहीं है। a स्क्वायर यहाँ पे है और इसके इक्वल टू b स्क्वायर है, तो मतलब ए स्क्वायर के जो फैक्टर्स होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे हमें। 2 जो है ये भी ए स्क्वायर का फैक्टर होगा, और बी स्क्वायर जो है ये भी ए स्क्वायर का फैक्टर जरूर होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल हैं, है ना। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, मतलब कोई भी ए स्क्वायर कुछ भी नंबर हो, अगर वो किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो जो सिर्फ ए होगा वो भी उस सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये हम जानते हैं, ये एक थ्योरम भी है। तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो मतलब ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ए भी जो है 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ए तो चेक हो गया, है ना। अब देखते हैं हम कि ए को हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। सोचो, ए को कुछ लेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी कि अगर ए जो है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब ए जो है वो 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल ही है ना। तो 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया गया होगा और वही नंबर ए है, तभी तो वो 2 से डिविजिबल है। तो मतलब ए को मैं 2c मान सकता हूँ। c कोई तीसरा नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई होके ए बना है और वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2c मैं मान सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो है अपनी फर्स्ट बात है जो हमारे पास निकल के आई है ना। तो फर्स्ट में अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट कंक्लूजन, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन में ए की जो वैल्यू हमने लेट किया है इसको पुट करेंगे अब, ठीक है। पुट करके फिर बी भी हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो बी अब हम चलते हैं चेक करने के लिए। यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2c है, तो 2b स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और ए स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2c का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। 2c का स्क्वायर रख देंगे। अब यहाँ पे तो 2b स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बी स्क्वायर इधर ही रखो, 2 को इधर भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में है 2, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 4c स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जो है इसको डिवाइड कर देगा 4 को, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास एक नई चीज निकल के आ गई। ये इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे देखते हैं। एज इट इज जैसे हमने ए में बात किया था, अब बी स्क्वायर है अपने पास, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हमें कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, या तो 2 होगा और सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यानी कि बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, है ना। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो बी स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो बी जो है वो भी डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे देखो, ए जो हमारे पास कंक्लूजन ये आया, ये अपना जो है सेकंड कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये आया कि ए भी हमारा जो था वो 2 से डिविजिबल था, और यहाँ पे निकल के आया कि बी जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। अब ध्यान से देखो, हमने पहले ही इस चीज़ को मान रखा था। यहाँ पे हमने इस चीज़ को माना हुआ था कि ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, उनका ए को छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ए और बी का। पर यहाँ पे क्या निकल के आया कि ए का फैक्टर 2 है, यहाँ पे बी का भी फैक्टर 2 है, यानी कि इनके कॉमन फैक्टर भी हैं। तो कॉमन फैक्टर है मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारी बात जो है, सामने वाली की जो बात है और हमारी बात है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना। कैसे, यहाँ पे हम बोलेंगे, लिखेंगे पहले कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम because they have one more common factor 2 other than 1, मतलब एक और कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये बात हमारी गलत हो गई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, मतलब ये बहस हुई क्यों। दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption। हमने कुछ रॉन्ग एज्यूम कर लिया था जिसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हुई। आवर रॉन्ग अजम्पशन, दैट रॉन्ग अजम्पशन हमारी थी क्या, √2 इज रेशनल, ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन थी। देयरफॉर √2 इज irrational number, hence proved। ठीक है, तो ये था हमारा जिसमें हमने इस चैप्टर के रियल नंबर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट जो यूज़ होंगे अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर पार्ट 3 में जो है हम 1.2 के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन भी आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसके लिए भी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस न्यू चैनल।